देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। चिल्ला गांव के जो बालकृष्ण शर्मा जी हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके निवास पर आज एक भोज व्यवस्था पे पूर्व सीएम बिहार जीतन राम मांझी जी आ रहे हैं और उस पर उनका क्या कहना है, एक वार्तालाप कराता हूं उनसे। हमारे साथ मौजूद है बालकृष्ण शर्मा जी। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। आज पूर्वी दिल्ली के चिल्ला गांव में भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता बालकृष्ण शर्मा के निवास पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पारिवारिक निमंत्रण पर अपने कार्यकर्ता सहित भोज में शामिल होने पहुंचे। वहीं बालकृष्ण शर्मा के यहां भोज में भाजपा के अन्य कार्यकर्ता सहित कई गणमान्य लोग भी भोज में शामिल हुए। बालकृष्ण शर्मा के यहाँ जीतन राम मांझी के अचानक आने पर जब हमने बालकृष्ण शर्मा से जानकारी ली तो उन्होंने क्या कहा, देखें यह खास रिपोर्ट हमारे वरिष्ठ संवाददाता मुकेश कुमार के साथ। रजनी जी कहाँ चले गए भाई? रजनी जी एक मिनट फोटो तो खींचना हो गया। रजनी जी आदित्य को अरे रुको नहीं आदित्य मीनाक्षी लोग बुलाओ। मीनाक्षी क्रिकेट रहे, नेशनल प्लेयर है, नेशनल क्रिकेट शिव में आप भी आ जाओ साथ। चाइना अफ्रीका मुझे मिलने जाना है तो ये ड्रेस छोड़ के आ गए, कह रहा मुझे ऐसा नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। दोस्तों 2024 का चुनाव का आगाज हो चुका है और इस बार जो चुनाव का आगाज है उसका केंद्र बिंदु है बिहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के अंदर सभी विपक्षी दल ने जब से डेरा डाला इकट्ठे हुए, उसके बाद से जो भूचाल आया राजनीति में, उससे कुछ छुपावा नहीं। और शायद इसी राजनीति को देखते हुए, इसी भूचाल को देखते हुए या तो केंद्र ने पहल की या पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने पहल की और इन दोनों की पहल कामयाब हुई और इन्होंने विलय कर भाजपा के साथ विलय किया। आज हमारे साथ दिल्ली मौजूद जीतन राम मांझी जी, उनसे बात करते हैं 2024 के आगाज में और उसमें इनकी क्या भूमिका रहेगी। सर नमस्कार। नमस्ते सर, 2024 में क्या भूमिका है? किसकी क्या भूमिका है? आपको लेकर के बिहार के समीकरण में क्या कहते हैं? आपके समीकरण क्या कहते हैं बिहार में? देखिए, बिहार में अभी का जो संदर्भ है वो नरेंद्र मोदी जी बहुत पॉपुलर हैं, वहाँ के जन में हैं। जबकि महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन बावजूद उसके भी यदि हमारा घर सुरक्षित है और घर में कुछ तकलीफ भी है तो हम लोग सुरक्षित मानते हैं। तो आज हिंदुस्तान की स्थिति वही है। आज शायद इतिहास का ये पहला अध्याय होगा कि कोई राष्ट्राध्यक्ष को दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष पैर छू के प्रणाम करता हो। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गौरव प्राप्त हुआ है या भारत को प्राप्त हुआ है। तो इनकी वैदेशिक नीति ऐसी सटीक चल रही है जिससे ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में हम संसार के अगुवा में से बन जाएंगे। और आज सही है, एक तरफ रूस देखता है तो दूसरी तरफ अमेरिका भी हमारी तरफ देखता है, तीसरी तरफ चीन है, हमारी तरफ देखने का हिम्मत नहीं करता है।
तो वैसी परिस्थिति में ये विदेशी पॉलिसी को इस ढंग से संभाल करके चले हैं कि हिंदुस्तान बहुत बहुत एक तरह से संभला हुआ देश के रूप में माना जा रहा है। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी जी की एक करिश्मा है। सर तो ये बात कर रहे हैं, अब इंटरनेशनल बात, इंटरनेशनल मंच की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ग्रह की। नहीं, तो ग्रह जनपद पे हम कहाँ खड़े हैं बिहार के अंदर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जनता ये जानती है। इंटरनेशनल ही तो है। अगर शांति है हमारे घर में तो हम सब कुछ करते हैं। अगर इस घर में यहाँ पर आपस में झगड़ा हो जाए तो हम लोग चाय भी नहीं पी सकते हैं। तो वही बात है। और जहाँ तक बिहार की बात है तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार 18 सालों से रही है और हम भी उनके साथ रहे हैं। हाल में हम उनसे अलग हुए हैं या अलग कर दिए गए हैं, लेकिन जब हम साथ भी थे तो विधानसभा में प्रोसीडिंग है, बहुत सा मीडिया में मेरा वक्तव्य है, प्रिंट मीडिया में भी वक्तव्य है कि उन्होंने कुछ ऐसा कारनामा किया है जो वहाँ राज्य के लिए ठीक नहीं है। जैसे उन्होंने बालू उठाव का काम किया। आज बालू उठाव के कारण हमारे यहाँ जो पहाड़ी नदियाँ हैं वो नदियाँ सब डीप हो गई हैं। यानी जो 1 फीट पानी आता था नदी में तो खेतों में जाता था, आज 4 फीट पानी आएगा तब भी खेत में नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब पानी बर्बाद हो जाएगा और किसान की किसानी मारी जाएगी। बालू माफिया का उनका राज हो गया और बालू माफिया अरबपति हो गए, इसमें कोई दुमत नहीं। बल्कि वही लोग मिल करके वहाँ क्राइम भी करवा रहे हैं। दूसरी तरफ चले आइए, शराब नीति है। शराब नीति में भी इसी प्रकार की बात आई है। जो माफिया हैं उनका एकदम पौ बारा है, लेकिन गरीब के लोग जो 100 मिलीलीटर या 50 मिलीलीटर पीते हैं उनके मुंह में ब्रेथेनाइजर लगता है और वो जेलों में खट रहे हैं। आज जेल में खटने वाले वाइन नीति के चलते 70% गरीब हैं जिनके घर में खिलाने खाने वाला कोई नहीं है। उसी प्रकार से टोडी है, ताड़ी कहा जाता है। ताड़ी शराब नहीं है, उसमें लाखों लोग लगे हुए हैं, सिर्फ एक कास्ट के नहीं, अनेक कास्ट के लोग लगे हुए हैं। आज स्थिति है कि वो ताड़ी बेचने वाली प्रायः वहाँ महिलाएं होती है। आज महिलाओं का इज्जत बरकरार नहीं है पुलिस के हाथों। वो जाते हैं, उसका झोंटा पकड़ करके, उसका कपड़ा पकड़ करके घर में घुस करके उनको वो लोग तबाह करते हैं। तो इस तरह से वहाँ का गरीब लोग, जिसकी संख्या वहाँ 60-70% नहीं कोई रोजगार लगाया। और यही कारण है कि 2005 में आए थे, इन्होंने कहा था कि हम सबसे पहले पलायन को रोकेंगे। आज पलायन की स्थिति बदस्तूर जारी है, बल्कि बढ़ गई है। इसलिए कि कोई भी कॉटेज इंडस्ट्री हो, मध्यम इंडस्ट्री हो या बड़ा इंडस्ट्री हो, इन्होंने प्लांट नहीं लगा पाया। तो आज हमारे जो नौजुवक लोग हैं वो भी आज बहुत निराशा दृष्टि में है। रही बात बाढ़ और सुखाड़ का, तो दक्षिणी बिहार हमारा सुखाड़ की स्थिति में है। उसको ठीक करने के लिए जब हम मुख्यमंत्री थे तो हमने सोन से एक पानी कैनल निकाल करके फल्गु में गिराते, फल्गु में ले करके मोकामा टाल में ले जाते तो 8 जिला को पानी का सप्लाई होता, उनका वाटर लेवल बढ़ता। और अगर बाढ़ की पानी होती तो बाढ़ का पानी को भी साइफन करता, सोन का नदी का पानी आगे जो बहता है उसको घटा देता और हमारे यहाँ हर तरह की बात होती। आज उसको न करके वो उल्टी गंगा बहाए हैं। गंगा से पानी लाना चाहते हैं पटना को, गया को, और गया लाना नहीं, असल उनको राजगीर में लाना है। और उसमें अगर जोड़ा जाए तो 1 लीटर पानी में सैकड़ों रुपया खर्च होगा। इतना पावर का मिसयूज नहीं हो रहा है। आज ज़रूरत है, हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है, गर्मी इतनी बढ़ रही है, उसको ठीक करने के लिए हमको एसी की ज़रूरत है। और जितना एसी की ज़रूरत है वो आज हमारा बिजली से सप्लाई नहीं हो सकती, उसके लिए हमको सोलर लाइट पर डिपेंड करेगा। उस दिशा में एक डेग भी बढ़ने का इन्होंने काम नहीं किया। इस तरह से कहा जाए। और फिजूल खर्ची में देखा होगा कि एक नया म्यूजियम इन्होंने बनाया, 225 करोड़ का बना था। हम इनके साथ थे तो भी हम कहते थे कि फालतू बन रहा है। और इसके बाद PLI हुआ था कोर्ट में,
कोर्ट का जज ने भी कहा कि जीतन मांझी एकदम 100% ठीक कहा, लेकिन तब तक 50% काम शुरू हो गया था, तो उसको रोका नहीं गया। आज जानते हैं वो नया म्यूजियम से पुराना म्यूजियम तक अंडरपास बनाया जाता है, जिसमें 100 करोड़ रुपया से भी ज़्यादा खर्च होगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि इधर फिजूलखर्ची हो रही है और वहाँ बूढ़ा बुजुर्ग जो है 50 बरस, 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस का, जिसको बाल बच्चा देखने वाला नहीं है, हम 200 रुपया उसको पेंशन था, उसको हम 400 रुपया किया था। बगल के राज्यों में 1000 रुपया दिया जाता है, 1500 रुपया दिया जाता है। आज ज़रूरत था उसका पेंशन को बढ़ाना, लेकिन वो बढ़ा नहीं रहे हैं। हमारे विद्यार्थी आगे पढ़ते हैं शहरों में, दूसरे शहरों में, शेड्यूल कास्ट के लोग, उनको छात्रवृत्ति हम देने का काम किया था। 85,000 से लेकर के 1.25 लाख देते थे हम लोग, उसको इन्होंने रोक दिया है। हमने वहाँ की बेटियों की पढ़ाई के लिए कहा था कि जिस जात की बेटी हो, प्रथम क्लास से MA क्लास तक की पढ़ाई हमने फ्री कर दिया था और बहुत खुश थी बेटियाँ। आज बेटियों की स्थिति ये है, गरीब घर की बेटियों की, कि 3 बरस 4 बरस कोर्स तो ख़त्म हो गया, आज उनका पैसा नहीं जुटता है, 2 लाख 3 लाख देना पड़ता है। उनका गरीब परिवार जो है देने में लाचार है, तो उनका सर्टिफिकेट आज रोक दिया गया। तो इस तरह से हमारे राज्य में इतनी त्रासदी है कि जिसको कहा नहीं जा सकता है। और जहाँ तक राजनीतिक मोनोरिटी की बात है, तो ये जनता के वोट से ये मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, ये पलटू राम, यही हमारे लालू प्रसाद जी ने इनको नाम दिया था पलटू राम। तो कभी भाजपा के संयोग से सरकार बना लेते हैं, तो कभी जदयू के राजद के संयोग से सरकार बना लेते हैं, कभी उधर उलट तो कभी इधर पलट, ऐसे करके 18 बरस राज कर रहे हैं। तो इस तरह से सिर्फ इनकी सरकार है, लेकिन वहाँ की जनता बेहाल है। बिहार गरीबी राज्य के सूची में बहुत पीछे है, लॉ एंड ऑर्डर भी वहाँ का बहुत बदतर है। ये स्थिति है। इसको देखते हुए चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, बिहार की जनता सोच लिया है कि उसको क्या करना है। सर, लालू जी की आपने बात करते हैं, पलटू राम बोला, तो उन्हीं पलटू राम जी के साथ आज उनके पुत्र तेजस्वी यादव जी के इतने बढ़िया मधुर संबंध हैं, तो उसके आपका क्या कहना होगा? हालांकि 2024 में अब देखने पड़ेगा सेगमेंट क्या देखिए, होंगे। बहुत बातें आपको हमने कह दी और बहुत बातें नहीं कही जाती है। सारी बात हम अभी जस्ट वहाँ से निकले हैं और सारी बात अगर कहेंगे तो लोग यही ना बहुत दूर कहेगा तक जाएगी। कि उस समय आप क्या कर रहे थे। लेकिन ये सच्चाई है कि अपने बात पर ये नहीं रहने वाले हैं। हम लोग भी कहते हैं कि आपने कहा था कि तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनावेंगे और संभवतः 2023 आपने टारगेट ईयर दिया था। आज 2023 का किसी न किसी रूप में कहीं दूसरे गठबंधन से न भी इनका साठगांठ हो, उसमें हो सकता है कि मुख्यमंत्री के कुर्सी से इनको कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनावेंगे ऐसा लगता है। मैं तो कहता हूं कि अगर आप बात के सचमुच में पक्का आदमी हैं तो आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन ये नहीं नहीं बनाएंगे ये। नहीं बनाएंगे। अच्छा, 2024 का अगर बात करते हैं, वहाँ पे भाजपा कितना प्रदर्शन कर पाएगी आपके साथ मिलकर, आपकी पार्टी के साथ मिलकर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी सारी बातें हमने कही, वे सारी बातें वर्तमान सरकार के पक्ष में नहीं जाती है। तो सेकंड ऑल्टरनेटिव वहाँ देने वाला कौन है? अगर कोई थर्ड फ्रंट बन करके रहती है तो उसका भला हो सकता है, वो लाभ ले सकता है। लेकिन अभी जो सिनारियो है उसमें भाजपा के अलावा कोई नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में हम समझते हैं कि चाहे 24 हो या 25 हो, भाजपा वहाँ गेनर रहेगी। नहीं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अंतक 24x7। दोस्तों, आज सावन के महीने में बहुत लोग श्रद्धापूर्वक कहीं ना कहीं मंदिरों में और विशालों में आकर जाकर अभिवादन भी करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहीं इधर 2024 चुनाव से पहले कुछ समीकरण ऐसे बदले हुए हैं कि हर पार्टी एक दूसरे के साथ तालमेल के लिए भाव बढ़ा रही है, आगे कदम बढ़ा रही है, हाथ बढ़ा रही है, मेलजोल बढ़ा रही है। इसी कड़ी में आज चिल्ला गांव के जो बालकृष्ण शर्मा जी हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके निवास पर आज एक भोज व्यवस्था पे पूर्व CM बिहार
जीतन राम मांझी जी आ रहे हैं और उस पर उनका क्या कहना है, एक वार्तालाप कराता हूँ उनसे। हमारे साथ मौजूद है बालकृष्ण शर्मा जी। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर, आज जो जीतन राम मांझी जी आ रहे हैं आपके हाँ जी। निवास पर, जी। तो ये भोज की क्या औपचारिकताएं हैं या कुछ 2024 चुनाव से पहले कुछ सुगबुगाहट है बिहार को देखते हुए, कुछ ऐसा क्या है, कुछ बताएं जानकारी। जीतन राम मांझी जी से हमारे पारिवारिक संबंध हैं। दिल्ली आए हुए थे, मैंने उनको निमंत्रण भेजा जी कि आप थोड़ा टाइम निकाल के मेरे घर पे आओ। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया और मेरे घर आए। 2 घंटा उन्होंने कम से कम मुझे दिया। यहाँ पे हम लोगों के सभी लोगों के साथ, चिल्ला गाँव के निवासियों के साथ बैठ कर उन्होंने खाना खाया और हमारा सम्मान बढ़ाया। जीतन राम मांझी सर, बिल्कुल अच्छी बात है। मेन चीज़ ये है कि जो एक्स सीएम हैं, पूर्व सीएम हैं, उनके मन में तो कुछ कसक होगी कि एक कर्मठ कार्यकर्ता के साथ जा रहा हूं तो जहाँ से कुछ ना कुछ तो आपका पद ऐसा बड़ा हुआ है, आपका जो कद है कुछ तो ऐसा बड़ा है जिसके अंदर जीतन राम मांझी भी यहाँ पर, नहीं तो एक एक्स सीएम भी आपके पास एक स्वीकार कर रहे हैं आपके भोज को। नहीं, कद तो हम तो एक सामान्य कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जी जीतन राम मांझी जी भी मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं, हम भी मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम रात दिन पूरा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं मिल करके। मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ इलाके में, और हम तो मोदी जी के हमारे हैं नेता, हम मोदी जी के लिए काम करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी आए और मोदी जी हमारे दिन रात तरक्की करें। जैसा कि आपको मालूम ही है, पूरे विश्व में आज मोदी जी का डंका बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग तो मामूली कार्यकर्ता है हम तो, लेकिन मांझी साहब आए, एक बहुत बड़े हमारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, हमारे आगे हैं और मोदी जी के साथ कदम से कदम बढ़ा के आगे बढ़ेंगे। और हम उनके भी भविष्य की कामना करते हैं कि भविष्य में हमारे मांझी साहब भी काफ़ी सेवा करें भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के साथ में। अभी अगर इसमें बात ये सोचें कि हम बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं और जिधर सारा गठबंधन वहाँ जुड़ा हुआ है, इकट्ठा उनका गुलदस्ता बन गया, तैयार हो गया है, उस गुलदस्ते में कुछ आपके माध्यम से कोई सैन तो नहीं लग रही है? नहीं, मांझी जी तो भाई शुरू से इतने बड़े नेता हैं हमारे, आपको मालूम भी है। हम सैन की जरूरत ही नहीं है, हम तो खुद ही इतना काम कर रहे हैं लोगों के लिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपको मालूम ही है, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी देखो कितना काम कर रहे हैं लोगों के लिए, सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है। बंदरवाट से कुछ नहीं होता, ये बंदर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी मुस्कुराहट कुछ कहती है। नहीं, मोदी जी हमारे नेता हैं और हम बहुत ही अगला इलेक्शन हम बहुत ही जोर शोर से जीतेंगे हम लोग। तो ये माना जाए बिहार रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे हम, रिकॉर्ड वोट से, यानी कि बिहार में भी आप खुद परचम, पूरा परचम हमारे मांझी साहब लगे हुए हैं। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मोदी जी देने देंगे। हम कामना करते हैं, मुझे रिक्वेस्ट करते हैं उनको दें, कोई भारी जिम्मेवारी उनको दें, तो वो पूरे बिहार को ही नहीं पूरे देश को हमारे मांझी जी चलाएंगे। ऐसा नहीं है, पूरे देश में हम मोदी जी की मदद करेंगे मांझी जी। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये तो तय हो गया शर्मा जी के शब्दों से कि मांझी जी को भी 2024 के बाद केंद्र में कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जैसा कि अभी शर्मा जी ने बताया कि बिहार ही नहीं, केंद्र में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। शायद कुछ ना कुछ तो ऐसे हैं जो अभी बहुत कुछ राज शर्मा जी से ही रहेंगे। आगे फिर किसी वीडियो में इनके साथ वार्तालाप करेंगे। तब तक देखते रहिए अंतर 24x7।